हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या चल रहा था? हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन चल रहा था, आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज क्रीप। तो हम बात कर रहे थे क्रीप की। सो क्रीप में कंटिन्यू करते हैं। सो विल टॉक अबाउट द क्रीप। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टोटल स्ट्रेन निकाल के दिखाई थी। टोटल स्ट्रेन किसके बराबर होती है? सो इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस अबाउट टोटल स्ट्रेन। तो टोटल स्ट्रेन वाज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू व्हाट? तो उसी के कंटिन्यूएशन में ही है। सो ये क्या हो रहा है भाई? अब ठीक है। सो टोटल स्ट्रेन इट वाज इक्वल टू व्हाट? It was equal to elastic strain plus creep strain. इलास्टिक स्ट्रेन प्लस क्रीप स्ट्रेन के बराबर थी। ये चीज हमने डिस्कस कर रखी थी। तो इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या लिखी थी हमने? dx बाय एल। और क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू क्या लिखी थी? dy मैक्सिमम बाय एल। दिस वाज द पॉइंट बीइंग मेंशन्ड। ये चीज हमने मेंशन कर रखी थी। अब इसको मैंने क्यों यूज किया? इसको मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे अब इसको अप्लाई करना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर। हमारे कोड में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखी थी उसका नाम क्या था? हमारे कोड में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखी थी उसका नाम मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर आप पीछे वाली एक दो क्लासेस देखोगे, वहां पे मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे कोड में दे रखी है उसका नाम रखा था शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। सो वी टॉक अबाउट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। सो ई लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की, सो इट विल बी रेशियो ऑफ व्हाट? इट विल बी रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय टोटल स्ट्रेन। ये रेशियो होगा स्ट्रेस बाय टोटल स्ट्रेन का। सो स्ट्रेस बाय टोटल स्ट्रेन। सो दिस विल बी लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये रेशियो बना किसका? ये रेशियो बना स्ट्रेस का। स्ट्रेस डिवाइड बाय व्हाट? इलास्टिक प्लस क्रीप स्ट्रेन। तो इलास्टिक प्लस क्रीप स्ट्रेन। तो अगर हम ई लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालें, स्ट्रेस की वैल्यू है P बाय ए। तो स्ट्रेस की वैल्यू हो गई हमारी लोड बाय एरिया। तो जो लोड लगाया आपने कंप्रेसिव लोड कंक्रीट के स्पेसिमेन के ऊपर, तो लोड बाय एरिया। इलास्टिक स्ट्रेन और क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू, इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू dx बाय एल, क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू dy मैक्सिमम बाय एल। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्रीप कोफिशिएंट बताया था। क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है? क्रीप कोफिशिएंट रेशियो होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन का और इलास्टिक स्ट्रेन का। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? लोड बाय एरिया। भाई ये अपने आप अपनी मर्जी से क्यों लिख रहा है ये? सो लोड बाय एरिया, सो डी वाई बाय डी एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ, ये देखो अपनी मर्जी से ही चल रहा है इसका, अलग सी नेट थोड़ा वीक है आज, इस वजह से हो रहा है। सो क्रीप स्ट्रेन को कलर बदल के देखता हूँ, शायद कुछ हो जाए। क्रीप स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूँ क्रीप कोफिशिएंट इनटू क्रीप कोफिशिएंट so this is equal to dx by l creep coefficient into, एक बार मेरे को रिफ्रेश करने दो, ये सिस्टम अटक अटक के चल रहा है। लास्ट कोशिश करता हूँ, अगर चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिखा जा रहा है। तो क्रीप कोफिशिएंट होती है हमारी अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू दी इलास्टिक स्ट्रेन। तो मैंने डी वाई मैक्स बाय एल की वैल्यू क्या लिख दी? क्रीप कोफिशिएंट के टर्म में लिख दी, और सिंप्लीफाई किया। पी बाय ए डी एक्स बाय एल कॉमन निकाला इंटू 1 प्लस थीटा। पी बाय ए क्या बना हमारा? पी बाय ए क्या बना हमारा? पी बाय ए को मैं क्या बोल दूंगा? पी बाय ए को बोल दूंगा मैं स्ट्रेस। तो पी बाय ए को मैं बोल दूंगा स्ट्रेस। तो ये हो गई स्ट्रेस। डी एक्स बाय एल ये हो गई हमारी स्ट्रेन। ये क्या हो रहा है भाई? भाई अपनी मर्जी से मत लिखो तुम। dx by l ये हो गई स्ट्रेन इंटू 1 प्लस थीटा। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन विल बी इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम बोल देंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सा? इसको कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे? शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दिस विल बी टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
जो हमारे कोड ने बताया था। सो 1/θ। तो E long term modulus of elasticity of concrete, this is equal to short term modulus of elasticity of concrete upon 1 plus creep coefficient. So upon 1 plus creep coefficient. कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से किसी के लिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E long term modulus of elasticity of concrete is equal to 5000 square root of FCK divide by 1 plus creep coefficient। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आ गई। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म, आज हमने डिस्कस किया लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है विद टाइम, शॉर्ट टर्म का मतलब है जिस समय लोड लगाया उस समय ही आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकाला। इस बार जब आपने लोड लगाया है, लोड लगाने के बाद कितने टाइम बाद, 7 दिन बाद, 28 दिन बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाली, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल देते हैं। तो पिछले वाला हमारा शॉर्ट टर्म था, यानी इंस्टेंटेनियस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था। यहाँ पे हमने टाइम के साथ जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है, यानी जो डिफॉर्मेशन हो रही है कंक्रीट में, उसको भी इंक्लूड किया, दैट इज ऑल्सो बीइंग इंक्लूडेड। अब सवाल ये बनता है हम डिजाइनिंग में कौन सा यूज करेंगे। सवाल ये बनता है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है। हम डिजाइनिंग के लिए एवरेज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करते हैं, जिसमें पार्शियल इफेक्ट यूज होता है क्रीप का। तो हमारा कोड बोलता है फॉर डिजाइनिंग यू विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ व्हाट, यू विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ एवरेज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन विच द पार्शियल इफेक्ट ऑफ द क्रीप इज बीइंग कंसीडर्ड। तो ये डायरेक्टली हमारे कोड में मेंशन किया हुआ है, तो वो मैं आगे नोट करके लिखवा देता हूं आपको। सो वी कैन से इन नोट में हमने मेंशन किया in design we consider an average value of modulus of elasticity, average value of modulus of elasticity, average value of modulus of elasticity with some partial effect of the creep, with some partial effect of the creep, partial effect of creep, so with some partial effect of the creep, तो हम एवरेज वैल्यू यूज करते हैं। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें देखिए किसी के लिए। तो क्रीप क्या होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। क्रीप का इम्पैक्ट क्या होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। In easy way, long time at constant stress, strain keeps on increasing and modulus of elasticity due to that is called long term। हाँ बिल्कुल सही बात है अभिषेक शर्मा, आपने बिल्कुल सही बात बोली, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, effect of the creep, effect of creep can be reduced, effect of the creep can be reduced by following। अब मुझे क्रीप का इफेक्ट रिड्यूस करना है, क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रेन क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है स्ट्रक्चर की। तो हम क्रीप के इफेक्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल बाय विच द इफेक्ट ऑफ द क्रीप कैन बी रिड्यूस। पहला, स्ट्रेंथ बढ़ा दो कंक्रीट की, रिड्यूस बाय फॉलोइंग, सो बाय हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, तो स्ट्रेन कम मिलेगा आपको उसके अंदर, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। नेक्स्ट, delaying the application of finishes partition wall, यहां पे दिख नहीं रहा, पार्टीशन वॉल एक्सेट्रा। हमने ये डिस्कस किया था कि जितनी जल्दी लोड लगा दोगे उतनी ज्यादा क्रीप मिलेगी, क्योंकि हमें ये पता है टाइम के साथ रेट ऑफ क्रीप क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो अगर आपने इनिशियल स्टेज में लोडिंग कर दी, क्रीप ज्यादा मिलेगा। आपने देर से लोडिंग करी तो आपको क्रीप कम मिलेगा। तो अभी लोडिंग को कैसे चेंज करूं? लोडिंग को चेंज करने का तरीका क्या है, आपके स्ट्रक्चर में जो भी डेड लोड है, स्ट्रक्चर का डेड लोड नहीं, उसके एडिशनल डेड लोड, जैसे पार्टीशन वॉल, जैसे फिनिशिंग में क्या आता है, फर्नीचर आ जाता है। तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे, बाद में लगाओगे। तो अगर आपने डिलेड एप्लीकेशन करी फिनिशिंग की, पार्टीशन वॉल की, ऐसा करने से जो हमारा क्रीप है उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, कम मिलेगा। नेक्स्ट, आप रीइंफोर्समेंट बढ़ा सकते हो, सो एडिंग द रीइंफोर्समेंट, सो विल ऐड रीइंफोर्समेंट।
तो रीइंफोर्समेंट ऐड करने से क्रीप की वैल्यू क्या मिलेगी? कम मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेन क्या मिलेगा? कम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, स्टीम क्यूरिंग अंडर प्रेशर। तो स्टीम क्यूरिंग अंडर प्रेशर, तो स्टीम क्यूरिंग अंडर प्रेशर, अब क्या फायदा होता है इससे? जब हम स्टीम क्यूरिंग करते हैं इसको एक्सेलरेटेड क्यूरिंग बोला जाता है। ये मैंने आपको बीएमसी में करा रखा है, दिस आई हैव डिस्कस इन बीएमसी। एक्सेलरेटेड क्यूरिंग का मतलब जब स्टीम को पास करते हैं कंक्रीट के ऊपर से टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है हाइड्रेशन की रेट बढ़ जाती है, हाइड्रेशन की रेट बढ़ जाती है, पानी जो कंक्रीट के अंदर है वो जल्दी यूज हो जाता है। अगर पानी कंक्रीट के अंदर जल्दी यूज हो गया, इसका मतलब अब इस पानी के लॉस होने के चांसेस कम हो गए। पानी के लॉस होने के चांसेस कम हो गए, इसका मतलब श्रिंकेज क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी। इट मीन्स द श्रिंकेज एंड द मूवमेंट ऑफ द मॉइस्चर विल कम आउट टू बी लेस। तो अगर श्रिंकेज कम है, मॉइस्चर की मूवमेंट कम है, तो क्रीप क्या मिलेगा हमें? कम मिलेगा। इसका मतलब क्रीप को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। अब जाके क्रीप की कहानी पूरी खत्म होती है। नाउ द एंटायर स्टोरी ऑफ द क्रीप फिनिशेस। प्रॉपर सपोर्ट भी प्रॉपर सपोर्ट भी लेट निकाल सकते हैं। अच्छा, प्रॉप बोल रहे हो, प्रॉप सपोर्ट भी लेट निकाल सकते हैं आफ्टर कास्टिंग, बिल्कुल सही बात है। आपने जो सपोर्ट दे रखा है उसको बाद में निकालो, एब्सोल्युटली करेक्ट। हेल्पिंग हैंड ने बिल्कुल सही बात बोली कि आपने जो फॉर्मवर्क लगा रखा है, जो प्रॉप लगा रखा है, जो सपोर्ट लगा रखे हैं, उसको बाद में निकालो। अगर मैं उसको बाद में निकालूंगा, इसका मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर जो लोड ट्रांसफर होगा वो देर से ट्रांसफर होगा। इसका मतलब क्रीप की वैल्यू क्या मिलेगी? कम मिलेगी। द वैल्यू ऑफ द क्रीप विल कम आउट टू बी लेस। तो बिल्कुल सही बात है हेल्पिंग हैंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ द क्रीप। ये पूरी कहानी निकल के आती है क्रीप की हमारी। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था? हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो ये प्रॉपर्टी थी, दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कौन सी प्रॉपर्टी? कंक्रीट की क्रीप। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पूरी कहानी में से। अब क्रीप मैंने खत्म कर दिया, अब आपको इसमें से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नाउ यू कैन आस्क इट आउट फ्रॉम इट। पेजेस ऐड किए। नेक्स्ट है हमारा पॉइजन्स रेशियो। ऑल क्लियर? तो सारी बातें क्लियर है। सो ऑल दी पॉइंट्स आर क्लियर। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज व्हाट? पॉइजन्स रेशियो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंक्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंक्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम कंक्रीट में पॉइजन्स रेशियो को यूज नहीं करते हैं। नो रोल ऑफ द पॉइजन्स रेशियो इन डिजाइनिंग ऑफ द कंक्रीट कम्स इनटू द पिक्चर, बट स्टिल क्योंकि ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा पॉइजन्स रेशियो। अब क्या है पॉइजन्स रेशियो? ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी कर रखी होगी। ये रेशियो है किसकी? ये रेशियो है हमारे लेटरल स्ट्रेन की टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब आपने यूनिफॉर्म एक्सियल स्ट्रेस लगा रखा हो। कंक्रीट के ऊपर हम कौन सा स्ट्रेस लगा रहे हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो डिजाइनिंग कंप्रेशन के लिए है उसकी। अगर आपने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाया तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या मिलेगी आपको? कंप्रेसिव स्ट्रेन मिलेगी। पर लेटरल डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगी? टेंसाइल स्ट्रेन मिलेगी। यानी लेटरल डायरेक्शन में हमारा जो मटेरियल है वो एक्सटेंड कर जाएगा। तो लेटरल डायरेक्शन में कितनी एक्सटेंशन हुई और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कितनी कंप्रेशन हुई, इसके रेशियो को हम क्या बोल देते हैं? पॉइजन्स रेशियो बोल देते हैं। इसके रेशियो को हम क्या बोल देते हैं? पॉइजन्स रेशियो बोल देते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो हमें यह बताता है हाउ मच ऑफ द लेटरल स्ट्रेन विल बी ऑब्टेन्ड इन कंपैरिजन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर है? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? चलो, तो पहले इसको मेंशन कर देते हैं। सो इट इज defined as ratio of lateral strain to the longitudinal strain. Lateral strain to the longitudinal strain under uniform axial stress. Under uniform axial stress, तो हम बोल सकते हैं पॉइजन्स रेशियो is minus times of lateral strain. माइनस साइन क्यों आया? अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कंप्रेशन है, लेटरल स्ट्रेन टेंसाइल निकल के आएगी, एक्सटेंशन निकल के आएगी। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है तो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन निकल के आएगा। तो माइनस साइन ये बता रहा है कि दोनों का नेचर क्या होता है?
अलग अलग होता है, तो माइनस साइन इंडिकेट्स नेचर ऑफ बोथ इज डिफरेंट. सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. So ratio of lateral to the longitudinal strain is technically termed as Poisson's ratio. क्योंकि दोनों का नेचर जस्ट अपोजिट होता है, साथ में क्या लगा रखा है, माइनस साइन लगा रखा है. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी. इसको डायग्राम के फॉर्म में भी समझ सकते हो. यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. अब डायग्राम मेरे को स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं यहीं पर ही बना के दिखा रहा हूँ. आई एम शोइंग दिस हियर ओनली. तो ये हमारा कॉन्क्रीट का स्पेसिमेन है. दिस इज अवर स्पेसिमेन ऑफ द कॉन्क्रीट. तो कंक्रीट के ऊपर हमने एक्सियल स्ट्रेस लगाई. तो कंक्रीट के ऊपर हमने यूनिफॉर्म एक्सियल स्ट्रेस लगाई. कैसी? कंप्रेसिव. ऐसा करने से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या मिला आपको? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो आपको मिल गई कंप्रेशन. तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो मिल गई कंप्रेशन, पर लेटरल डायरेक्शन में क्या मिल गई आपको? एक्सटेंशन. तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो गई कंप्रेशन, पर लेटरल डायरेक्शन में क्या मिल गई आपको? एक्सटेंशन. इस रेशो को हम क्या बोल देते हैं? इस रेशियो को हम बोल देते हैं पॉइजन्स रेशियो. क्लियर है? इसका मतलब लोड के एप्लीकेशन के बाद, इसका मतलब लोड के एप्लीकेशन के बाद आपके सैंपल की वॉल्यूम क्या कर जाएगी? चेंज कर जाएगी. तो हम बोल सकते हैं सैंपल एज अ होल. सो हेंस वी कैन से, हेंस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ, हेंस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सियल स्ट्रेस, sample as a whole undergoes volume change. Sample as a whole undergoes volume change. Sample as a whole undergoes volume change. Volume change expressed as volumetric strain. कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं. सो एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो जब आप एक्सियल लोड लगाओगे तो हमारे सैंपल का वॉल्यूम चेंज होगा. बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मैंने बोला चेंज हुआ. ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये हम कैसे रिपोर्ट करते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के टर्म में रिपोर्ट करते हैं. अब ये जानकारी भी दी जा सकती है आपको, ये जानकारी भी दी जा सकती है आपको कि जब आपने लोड लगाया सैंपल का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा. इस बात को मैं आपको ग्राफिकली समझा रहा हूं. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस प्रोसेस ग्राफिकली. ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं, बाकी सारी चीजें आप खुद मेंशन कर सकते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आराम से ध्यान से सुनना इस चीज को. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. लेट्स सपोज ये हमारी कर्व है. दिस इज अवर कर्व. वाई एक्सिस पे क्या मार्क किया मैंने? वाई एक्सिस पे मैंने मार्क किया रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय एफ वाई. तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय एफ वाई. तो वाई एक्सिस पे मार्क किया रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय एफ वाई, यानी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. एक्स एक्सिस पे मैंने मार्क किया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कंप्रेशन और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे टेंसाइल. तो टेंसाइल स्ट्रेन. सो दिस इज माय टेंसाइल स्ट्रेन. तो ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेन है, ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेन है. तो कंप्रेसिव स्ट्रेन. टेंशन से क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. तो वॉल्यूम विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ टेंशन. सो वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है. कंप्रेशन से क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेन से वॉल्यूम डिक्रीज करेगी. सो वॉल्यूम विल डिक्रीज. तो दिस इज वॉल्यूम डिक्रीज. सो वॉल्यूम डिक्रीजेस. ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेन है. अब जरा चेक करना कि वेरिएशन क्या निकल के आती है. व्हाट डज द वेरिएशन कम्स आउट? सो वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो लोड अप्लाई करने के बाद कंक्रीट के सैंपल पे क्या चेंज निकल के आता है वॉल्यूम के अंदर, वो हम इस कर्व की मदद से समझना चाहते हैं. अब कर्व की मदद से कैसे समझे? जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ती जाएगी. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे सैंपल का वॉल्यूम बढ़ा रही है, घटा रही है. जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता जाऊंगा, यानी स्ट्रेस बढ़ाता जाऊंगा, एज आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ती जाएगी. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से आपके सैंपल का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? मैं सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं. घट रहा है, बिल्कुल सही बात है रोहित. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे सैंपल का वॉल्यूम घटाएगा. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, पीछे डायग्राम बनाया तो था, ये है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में लोड लगा वो वॉल्यूम को घटाएगा. इट विल रिड्यूस द वॉल्यूम. तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी हमारे सैंपल का वॉल्यूम क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. अवर सैंपल वॉल्यूम डिक्रीजेस.
तो सैंपल की वॉल्यूम डिक्रीज करती जाती है। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। दिस इज द कर्व ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये कर्व निकल के आता है हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चलो अब अगर मैं बात करूं लेटरल स्ट्रेन की, इफ आई टॉक अबाउट द लेटरल स्ट्रेन, लेटरल डायरेक्शन में हमारा सैंपल एक्सपेंड कर रहा है। अगर लेटरल डायरेक्शन में मेरा सैंपल एक्सपेंड कर रहा है तो वॉल्यूम क्या करेगी, बढ़ेगी, वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो लेटरल डायरेक्शन में मेरा सैंपल एक्सपेंड करता जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा लेटरल स्ट्रेन है। दिस इज अवर लेटरल स्ट्रेन, दिस इज अवर लेटरल स्ट्रेन। तो ये लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आई। तो जब मैं सैंपल के ऊपर लोड लगा रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, सिर्फ अगर स्ट्रेन कंसीडर करें वॉल्यूम डिक्रीज होगी। लेटरल डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन कंसीडर करें वॉल्यूम बढ़ेगी। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो रही है मुझे दोनों का इफेक्ट लेना पड़ेगा। जब हम दोनों का इफेक्ट कंसीडर करते हैं the resultant change in the volume is observed to be somewhat like this। तो जब मैं दोनों का इफेक्ट कंसीडर करता हूं जो रिजल्टेंट चेंज आता है वॉल्यूम में वो कुछ ये निकल के आता है। The resultant change in the volume is observed to be somewhat like this। ये हमारी रिजल्टेंट कर्व है। तो दिस इज दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर्व। ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की कर्व निकल के आती है। सो दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर्व। सो दिस कर्व इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर्व। तो इसको मैं बोल सकता हूं ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर्व है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर्व, इसके जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है वो मैं मार्क करके दे देता हूं आपको। इट्स सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आर बीइंग मार्क्ड। अब जरा चेक करना क्या है इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस, एनालाइज करना इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉइंट। सो दिस इज 1.2, 1.4, 1.0, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 and 0। सो 0.2 and 0, 0.2 and 0। अब जरा चेक करना, इनिशियली जब आप स्ट्रेस को बढ़ाते हो, इनिशियली जब आप स्ट्रेस को बढ़ाते हो वॉल्यूम डिक्रीज करती है। तो ग्रीन वाली कर्व कहाँ है, मेरे कंप्रेशन रीजन में, यानी वॉल्यूम रिडक्शन हो रही है। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाया जाता है वैसे वैसे इनिशियली वॉल्यूम डिक्रीज करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड लेटरल स्ट्रेन से ज्यादा है तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुई। क्लियर चीज। पर ये वॉल्यूम की जो डिक्रीज है इसकी रेट कम होती जाती है, कर्व की स्लोप। तो जो ग्रीन वाला कर्व है इसकी स्लोप मुझे क्या बताती है, इसकी स्लोप मुझे बता रही है किस रेट से वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ग्रीन वाले कर्व की स्लोप धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसका मतलब रेट ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ग्रीन वाले कर्व की जो स्लोप है ये कम होती जा रही है, इसका मतलब रेट ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन इज डिक्रीजिंग। जब हमारा स्ट्रेस 80% हो जाए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, जब हमारा स्ट्रेस 80% हो जाए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करता, अब वॉल्यूम इंक्रीज करने लग जाता है। नाउ द वॉल्यूम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। इसका मतलब रेट ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम बिकम्स नेगेटिव। और एक पॉइंट के बाद हमारा वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। वॉल्यूम बढ़ने लग जाए कहां पे, जब मेरे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो गई, जब मेरे स्ट्रेस की वैल्यू हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 1.3 टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका मतलब इनिशियली जब हम लोड लगाते हैं तब तो वॉल्यूम कम होता है, पर एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के बाद हमारा वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ, व्हाई इट हैपेंस सो, कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के बाद हमारा वॉल्यूम बढ़ने लग गया। इट इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो क्रैक्स। तो एक पॉइंट पे आके स्ट्रेस की वैल्यू इतनी हो जाती है कि हमारे कंक्रीट के सैंपल के अंदर माइक्रो क्रैक डेवलप हो जाते हैं। उस माइक्रो क्रैक के डेवलपमेंट की वजह से लेटरल एक्सटेंशन ज्यादा निकल के आती है इन कंपैरिजन टू कंप्रेशन, इसीलिए हमारे सैंपल का वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। हेंस द वॉल्यूम सैंपल इंक्रीजेस। कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस। क्लियर है, माइक्रो क्रैक वाला पॉइंट, माइक्रो क्रैक वाला पॉइंट चलो बता देता हूं। माइक्रो क्रैक वाला पॉइंट वापस रिपीट करते हैं। मैं दोबारा से पूरी प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूं। जब मैं स्ट्रेस को बढ़ाता हूं इनिशियली, जब स्ट्रेस को बढ़ाया जाता है इनिशियली, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का इफेक्ट लेटरल स्ट्रेन के इफेक्ट से ज्यादा होता है, इसलिए सैंपल का वॉल्यूम डिक्रीज करता है। दिस वॉल्यूम ऑफ द सैंपल डिक्रीजेस।
जब हमारा ये स्ट्रेस 80% ऑफ स्ट्रेंथ हो जाए, जब हमारा स्ट्रेस 80% ऑफ स्ट्रेंथ हो जाए, यहां पर हमें मिलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब इसके बाद अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया, इसका मतलब अगर आपने इसके बाद अगर स्ट्रेस बढ़ाया, इसके बाद अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो वॉल्यूम डिक्रीज की रेट कम होने लग जाती है, और एक स्ट्रेस पे तो आके हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करने लग जाता है। अब ये वॉल्यूम क्यों इंक्रीज करने लग गया? ये वॉल्यूम इसलिए इंक्रीज करने लग गया क्योंकि हमारे सैंपल में माइक्रो क्रैक डेवलप हो गए। उस माइक्रो क्रैक के डेवलप होने की वजह से लेटरल स्ट्रेन ज्यादा निकल के आती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। अगर लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज ज्यादा हुई वॉल्यूम डिक्रीज से, तो रिजल्टेंट आपके सैंपल का वॉल्यूम बढ़ा। रिजल्टेंट देयर विल बी इंक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। और वो कहां पर होता है? जब हमारा स्ट्रेस कितना हो जाए? स्ट्रेस हो जाए अप्रोक्सीमेटली 1.3 टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब इस पूरी बात को मैं नोट करा देता हूं, तो हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, इसलिए इस पूरी बात को मेंशन करा देता हूं। आई एम मेंशनिंग दिस एंटायर स्टोरी। तो रेड कलर का पेन सेलेक्ट किया, सो वी कैन से इट कैन बी इन्फर्ड, सो इट कैन बी रेफर्ड that it can be referred that तो हम बोल सकते हैं it can be referred that at stress of about 80% of compressive strength, 80% of compressive strength, there is a point of inflection, on volumetric strain curve, volumetric strain curve। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? इसकी सिग्निफिकेंस है as the stress increases beyond this point, अगर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाती है इस पॉइंट के बाद, so as the stress increases beyond this point, the rate of volume reduction decreases, next after this if stress is further increased, volume starts increasing, वॉल्यूम बढ़ने लग जाती है, वॉल्यूम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। क्यों? इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो क्रैक्स, क्योंकि हमारे सरफेस पे क्या डेवलप हो जाते हैं? माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। सो इट इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो क्रैक्स। नेक्स्ट, ड्यू टू माइक्रो क्रैक्स व्हाट हैपन? ड्यू टू माइक्रो क्रैक्स lateral strain is observed to be more, than longitudinal strain, लो पूरी कहानी खत्म हो गई। जो भी डिस्कस किया वो सारे पॉइंट मेंशन कर दिए। हाँ बिल्कुल, पॉइंट 8 वाला मिस्ट्री फैक्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मैंने भी मेंशन कर दिया, इस बात को मैंने भी लिख दिया है। तो जो 80% वाला पॉइंट है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है हमारा, दैट इज अवर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्लियर है पूरी कहानी? क्रैक में वॉइड रहेगा तो वॉल्यूम घटेगा ना सर? क्रैक में वॉइड रहेगा भाई, क्या बोल रहे हो? क्रैक के अंदर वॉइड रहता है। जब कंक्रीट के सरफेस के ऊपर क्रैक डेवलप हो जाएगा और आपने लोड लगाया तो वो क्रैक और एक्सपेंड कर जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करेगी। क्रैक के अंदर वॉइड होता है, मतलब कुछ भी बोल रहा है। चलिए लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, its value
is in range of, its value is in range of 0.1 to 0.3, generally taken to be 0.2, तो उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 0.2। तो जो कंक्रीट है इसका पॉइजन रेशियो वेरी करता है 0.1 से 0.3 के बीच में, जनरली हम वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 0.2 ले लेते हैं। ये जो पॉइजन रेशियो है ये कंक्रीट की ग्रेड के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वी कैन से दिस पॉइजन रेशियो also depends upon ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये डिपेंड कर जाता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। अगेन द पॉइंट विच आई मेंशन्ड हियर इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसर्च, ये सब्जेक्ट मैटर है रिसर्च का। जो टेस्ट के रिजल्ट है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं, वॉट एवर दी रिजल्ट टेस्ट आर अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आई एम एनालाइजिंग। जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेस्ट के रिजल्ट मिलते हैं कि जो हमारी पॉइजन रेशियो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इट इज रिड्यूसिंग। तो जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ती जाती है वैसे वैसे पॉइजन रेशियो क्या होता है, कम होता जाता है। पर जो डिक्रीज है पॉइजन रेशियो के अंदर वो बहुत ही कम होता है, वो वैल्यू बहुत कम निकल के आती है। पर अगर आपसे वो सवाल पूछेगा इफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज मोर, अगर कंक्रीट की ग्रेड ज्यादा है तो आपको पॉइजन रेशियो कंपैरेटिवली क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशनल रिजल्ट विच आई हैव मेंशन्ड, ये ऑब्जर्वेशनल रिजल्ट के बिहाफ में मैं आपको बता रहा हूँ। सो द पॉइजन रेशियो आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। With increase in grade of concrete, Poisson's ratio decreases, Poisson's ratio की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, Poisson's ratio decreases, तो हमारा Poisson's ratio कम निकल के आता है। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस। पेन थोड़ा बोल्ड करिए, पेन बोल्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है इसके अंदर, पेन बोल्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। लाइन सबसे मोटी है, बाकी सारी जो लाइन है वो इससे पतली है, ये इससे और पतली हो गई, ये इससे और पतली हो गई, तो सबसे बोल्ड लाइन लिखी हुई है मैंने, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, नो अदर ऑप्शन इज अवेलेबल। इतना डिटेल में पूछते हैं क्या, आज तक नहीं पढ़ा इतना डिटेल में। राज कुंद्रा भाई, तो तुम्हारा ध्यान दूसरी चीजों में, पढ़ाई में ध्यान होता तो पढ़ लेते। नोट कर लिया सबने? चलो सफिशिएंट है आज के लिए। अच्छा, आपकी आरसीसी की क्लास स्पेशल क्लास में भी है, आपकी नेक्स्ट आरसीसी की क्लास जो रिटेनिंग वॉल की अभी स्पेशल क्लास है उसकी 10 बजे से। यू हैव वन मोर आरसीसी क्लास, जो सुबह मॉर्निंग वाली स्पेशल क्लास है जो कल नहीं हो पाई थी, वो आज है। भाई पढ़ने में ध्यान लगा दो, क्यों इधर उधर की बातें करते हो तुम। चलो थैंक यू एवरीवन। हाँ, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, थैंक यू एवरीवन। गुरु लोग तो तुम हो भाई, गुरु लोग तो तुम हो, हमारे भी गुरु तुम लोग हो। साढ़े दस से 10 बजे से 10:30 पे, मेरे को ध्यान नहीं है, 10:30 से। क्रीप का इफेक्ट सॉइल में भी देखा जा सकता है। हाँ, हर मटेरियल में होता है, क्रीप मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हर एक मटेरियल में क्रीप का इफेक्ट आता है।
सर वीडियो नो प्लेलिस्ट में तो हुई नहीं थी तो इसलिए प्राइवेट कर दी। वीडियो का जो लिंक है वो पहले ही जनरेट हो जाता है, पर जिस दिन क्लास नहीं होती उसको प्राइवेट कर दिया जाता है, देन इट इज मेड प्राइवेट। तो परेशान मत हुआ करो वीडियो प्राइवेट हो गया, जिस दिन वीडियो प्राइवेट हो गया इसका मतलब उस दिन क्लास नहीं हुई है। तो कल मैंने कोई क्लास नहीं ली, पर लिंक पहले ही जनरेट हो गया था, इसलिए उसको प्राइवेट कर दिया गया। तो परेशान मत हुआ करो इधर उधर जाके, सर प्राइवेट हो गया प्राइवेट हो गया। जो क्लास नंबर 8 थी उसके बाद में कंटिन्यूएशन में ही है। तो क्लास नंबर 10 क्लास नंबर 8 के बाद है, 9 प्राइवेट हो रखी है क्योंकि उस दिन कोई क्लास नहीं हुई थी, देयर नो क्लास वाज देयर। नोट्स आपको ग्रुप में से मिल जाएंगे, नोट्स आपको ग्रुप में से मिल जाएंगे, ग्रुप में से उठा लो। चलो थैंक यू एवरीवन, बाकी कल करते हैं। यूट्यूब पे सब क्लासेस लेंगे, मींस ऑल सब्जेक्ट की। हाँ हाँ, जो यूट्यूब पे सारी क्लासेस होंगी। टेलीग्राम लिंक मिल नहीं रहा, टेलीग्राम लिंक यहाँ नहीं मिलता। टेलीग्राम लिंक के लिए मुझे मैसेज करो, मैं आपको टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा। मैसेज मी, आई विल शेयर द टेलीग्राम लिंक। यहाँ नहीं मिलता टेलीग्राम लिंक। रिटेनिंग वॉल के नोट्स मिल जाएंगे, अभी कोई ना कोई बना रहा होगा, शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। टाइम बढ़ा दीजिए बेटा, इसके बाद एक और क्लास है ना, अभी आप लोगों की एक और क्लास है, इसलिए टाइम कम किया हुआ है। अभी एक और क्लास है इसके बाद मेरी। चलो थैंक यू एवरीवन, अब मस्ती कर रहे हो सारे लोग, जाओ सो जाओ, खाना पीना खा के। जिसको क्लास लगानी है भी आ जाना 10:30 बजे।